So beta, today we have a chapter by the name, today we have early past paper अक्टूबर नवंबर 2023 P22 जो हमें पूरा सॉल्व करना है। 1 घंटा 15 मिनट का पेपर होता है। हमारा टारगेट पिछली दफा हमने 1 घंटा 10 मिनट में किया था। आज की क्लास में हमारा टारगेट होना चाहिए 1 घंटा 10 मिनट से कम टाइम में हमें करना है, और हमारा आइडियल टारगेट ये होना चाहिए 50 मिनट 55 मिनट में हमें पूरा पेपर सॉल्व करना है। सही है। 60 मार्क्स का पेपर है। यूज एचबी पेंसिल ड्राइग्राम्स बनाने में, तमाम चीज़ों में आप ग्राफ बनाने में पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। सो दीज आर द डिटेल्स ऑफ द early past paper which we are doing। एचबी पेंसिल ये रहा, 60 मार्क का पेपर है। सही है। चलो, these are some constants, these are some formulae which are given, but I would highly recommend do not rely on these formulas। ये बहुत कम फॉर्मूला होते हैं जो आपका पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाते। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो या तो बेटा हमारे पास पहला है, इन द फॉलोइंग लिस्ट अंडरलाइन ऑल क्वांटिटीज दैट आर एसआई बेस क्वांटिटीज। तो अंडरलाइन बोला है तो अंडरलाइन करना है। बेटा इलेक्ट्रिक करंट बेस क्वांटिटी है, और टाइम बेस क्वांटिटी। You can write your questions in the chat box to chat hyphen questions, and you can also unmute yourself. Yes अफीफा, मुझे मिल गया है आपका क्या कहते हैं 2024 फरवरी मार्च का पेपर। तो ये मैं प्लान कर चुका था ऑलरेडी। इंशाल्लाह कमिंग क्लासेस में 2023 कंप्लीट करने के बाद मैं आपको फरवरी मार्च का पेपर सॉल्व करवाऊंगा। नाउ सर जी बेटा, सर बेस क्वांटिटीज केजी एमएस माइनस 2 एएस। बेस यूनिट्स होते हैं वो मुदस्सिर। तो सर बेस लाइक क्वांटिटीज मतलब mass is a base quantity, kg is base unit। ठीक है। तो जैसे फोर्स का न्यूटन है बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी। फोर्स का बेस क्वांटिटी, क्वांटिटी किसे कहते हैं बेटा? फोर्स इज नॉट अ बेस क्वांटिटी। फोर्स मास और एक्सेलरेशन से मिलकर बन रही है। बेस क्वांटिटी वो होती है जो किसी से मिलकर नहीं बनती, लाइक लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ये बेस क्वांटिटीज है। सही है। ओके सर। Now, under the certain condition, the distance s moved in a straight line by an object in time t is given by, सही है, where is the acceleration। दो कंडीशन बताएं in above expression that applies to the motion। बेटा ये इक्वेशन ऑफ मोशन, और इक्वेशन ऑफ मोशन में एक कंडीशन हमेशा अप्लाई होती है, that acceleration should be uniform। और दूसरी कंडीशन क्या अप्लाई होगी बेटा? ये असल में इक्वेशन क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पे ये पूरा फैक्टर क्यों नहीं है बेटा? u जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। अरे हमने स्टॉप वॉच ऑन नहीं की। now the initial variation with time t of velocity v of the car that is moving in a straight line is shown। ओके, तो ये हमारे पास एक पूरा ग्राफ गिवन है। सही है। तो अगर आप ग्राफ को स्टडी करें तो ग्राफ कैसा दिखाई दे रहा है हमारे पास? शुरुआत में हमसे डिस्कस हो रहा है कि इनिशियली हमारे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव वेलोसिटी से शुरू हो रही है। ठीक है। देन बॉडी रुकी है, एंड देन हमारे पास बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, उसके बाद डिसेलरेशन हो रही है। ठीक है। आगे देखते हैं। कंपेयर qualitatively the acceleration of the car at time t equals to 8 seconds and t equals to 14 seconds in terms of magnitude and direction। t equals to 8 सेकेंड, बेटा 8 सेकेंड में हमारे पास क्या हो रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। वालेकुम अस्सलाम। क्यों?
क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ग्रेडियंट कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एंड डायरेक्शन कहाँ है, टुवर्ड्स द मोशन। बट 14 सेकंड में देखो क्या हो रहा है, नेगेटिव यूनिफॉर्म ग्रेडियंट है, तो ये यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन है, सही है। एंड डायरेक्शन कहाँ है, अगेंस्ट द मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है। तो दूसरी बात हमें क्या बतानी है बेटा, विच वन इज मोर स्टीपर, दिस वन और दिस वन और टू, कौन सा ज्यादा स्टीपर है, टू। यानी 14 सेकंड्स पे जो एक्सेलरेशन शो हो रही है, इट्स ग्रेटर देन 8 सेकंड की एक्सेलरेशन, सही है। तो हमसे क्या बोला गया है, कंपेयर करना है क्वालिटेटिवली इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, तो अब बोलेंगे एक्सेलरेशन एट 14 seconds is greater than acceleration at 8 seconds, ठीक है। एंड डायरेक्शन क्या होगी बेटा हमारे पास, एक्सेलरेशन इन at 8 seconds is towards the motion, while at 14 seconds acceleration is against the motion, ठीक है। Sir, can we write acceleration at 8 seconds? It is opposite, is हाँ in the opposite direction. कह सकते हैं, एज कंपेयर टू एक्सेलरेशन एट 14 seconds। Okay, thank you. Okay, determine the magnitude of acceleration of the car at 4 seconds। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है 4 seconds पे। तो बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन होता है, और देखो ये पूरा ग्राफ एक ही एक्सेलरेशन शो कर रहा है, एक ही ग्रेडियंट को शो कर रहा है, सही है। तो इस पूरे ग्राफ में मैं कोई भी दो पॉइंट उठाकर उनका एक्सेलरेशन निकालता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, सही है। लेकिन क्योंकि उसने 4 seconds बोला है तो 4 को मिडिल पॉइंट बना लो, ठीक है। इसका मतलब मैं एक पॉइंट ये कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है, और एक पॉइंट ये कंसीडर कर लेता हूं, तो देखो 4 मिडिल पॉइंट बन गया मेरा, ठीक है। तो दैट इज हाउ दिस इज माय y1, this is y2, this is x1 and this is x2, सही है। तो यहाँ पे ग्रेडियंट निकाल लेता हूँ, ग्रेडियंट हमारे पास एक्सेलरेशन के बराबर है विच इज y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, और नीचे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो y2 है 20, सॉरी y2 है 10, एंड y1 है माइनस, अब देखो वेलोसिटी माइनस में है तो मैंने इसे -10 कर दिया, ठीक है। एक फॉर्मूला का माइनस आया है और एक डायरेक्शन की ऑपोजिशन का माइनस आया है, और x2 है 8, x1 है 0, सही है। तो दैट विल बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स 20/8, तो 2.5, या ठीक है। ये हमारे पास इसका जवाब हो गया। द कार इज एट पॉइंट x at time t equals to 0। Determine the magnitude of the displacement of the car from x at time t equals to 12 seconds। ओके, पॉइंट x क्या है, मतलब वही बोल रहा है कार पॉइंट x पर है, ठीक है। तो पॉइंट x 12 सेकंड पे बता रहे हैं, तो बोल रहा है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार एट टाइम t इक्वल्स टू 12 सेकंड्स। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट निकालने का बोल रहा है,
तुम्हारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, तुम्हें डिस्टेंस निकालना है। क्या करोगे बेटा? आइडेंटिफाई शेप ऑफ द ग्राफ। ठीक है, अप्लाई द एरिया अंडर द ग्राफ कॉन्सेप्ट टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस ग्राफ को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि मैं इस ग्राफ पे आपको यहाँ पर वर्किंग करके दिखा सकूँ। ठीक है, तो ये देखें 12 सेकंड बोल रहा है ना, तो देखिए हमारे पास पूरा एरिया ये बन रहा है। अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा। एक पॉजिटिव है हमारे पास, एक नेगेटिव है। जस्ट अ मिनट। तो पॉजिटिव में तो हमारे पास ये है, ठीक है। ठीक है, तो एक हमारे पास ये आ गया ट्राइंगल, जो पॉजिटिव एक्सिस में काम कर रहा है। एंड दूसरा हमारे पास आ गया कौन सा, आम, ये वाला जो नेगेटिव एक्सिस में काम कर रहा है। ठीक है, ये ग्राफ। तो ग्रीन वाला हमारा क्या होगा? डिस्टेंस होगा ग्रीन वाला हाफ बेस लेंथ इंटू हाइट। हाफ ऐसे ही रहा। बेस लेंथ हमारे पास क्या है? 12 - 4। और हाइट क्या है हमारे पास? हाइट है हमारे पास 20। सही है। तो 12 - 4 क्या हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाई बाई 20। क्या आंसर आ रहा है बेटा हमारे पास? 80। Yes, sir. सिमिलरली दूसरा डिस्टेंस हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे दूसरा डिस्टेंस? डिस्टेंस हो जाएगा हाफ बेस लेंथ इंटू हाइट। हाफ ऐसे ही रहा। बेस लेंथ बेटा हमारे पास क्या है? 4। और हाइट कितनी है? 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20। और फाइनली हम दोनों डिस्टेंसेस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा? 60 मीटर्स। ठीक है, तो दैट इज हाउ हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट किया। सर अगर डिस्टेंस मांगा होता तो ऐड कर देते ना। डिस्टेंस मांगा होता तो ऐड कर देते, यस। इफ्रा हम दोनों को ऐड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक नेगेटिव एक्सिस की वैल्यूज लेकर चल रहा है। सही है, तो नीचे वाला जो ऑरेंज वाला ग्राफ है वो माइनस की वेलोसिटीज है, इसलिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। ठीक है, नाउ सर व्हाट अबाउट द रेक्टेंगल बिलो द ग्रीन ट्रायंगल? बेटा वो नेगेटिव एक्सिस की जो चेंजिंग पार्ट है ना, उसकी वजह से हो रहा है। अगर ये पूरा पॉजिटिव एक्सिस होता ना, तो मैं पूरा ग्राफ का एरिया लेता जो मैं पहले कर रहा था। सही है अजबर, लेकिन ये नेगेटिव वाले पार्ट का बिल्कुल ऑपोजिट हमारे पास सिनेरियो है, तो मैंने पॉजिटिव का अलग निकाला, नेगेटिव का अलग निकाला। तो दिस इज वेयर आवर फर्स्ट क्वेश्चन हैज कंप्लीटेड, 9 मार्क क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है अ हाई अल्टीट्यूड balloon is stationary in air. Solid sphere is suspended from the balloon by the string as shown in figure 2.1. The volume of the balloon is 7.5 meter cube. The total weight of the balloon, string and sphere is 65 Newton. ये total weight आपको बता दिया है 65 न्यूटन। स्टेशनरी है, इसका मतलब क्या है बेटा?
अपवर्ड फोर्स भी 65 न्यूटन ही होगी। द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द string and the sphere is negligible, ठीक है। Calculate the density of the air surrounding the balloon. Density of air surrounding the balloon हमें find out करना है, सही है। तो जैसा भी मैंने आपको बताया, जब हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स 65 न्यूटन है, तो अप थ्रस्ट अपवर्ड फोर्स भी क्या होगी, 65 न्यूटन, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, उसमें आप परेशान नहीं होइएगा। उसने बोला है द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग एंड स्पेयर इज नेग्लिजिबल, यानी स्ट्रिंग और स्पेयर पे अपथ्रस्ट नहीं लग रही है, बट बलून पे लग रही है, बलून में एयर है, सही है। तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, U इक्वल्स टू रो जी वी, या रो जी एच ए कह दें, एच ए को मैंने वी कह दिया, सही है। तो हमें क्या निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी क्या हो जाएगी, U अपॉन जी वी। U हमारे पास अपथ्रस्ट क्या है, 65 न्यूटन, ग्रेविटी की वैल्यू 9.81 और वॉल्यूम गिवन है 7.5 मीटर क्यूब। क्या आंसर आ रहा है, 0.88. 0.88। दो सिग्निफिकेंट फिगर्स। द स्ट्रिंग ब्रेक्स रिलीजिंग द स्पेयर, स्ट्रिंग ब्रेक हो जाता है और स्पेयर रिलीज हो जाता है, ठीक है। स्टेट द मैग्नीट्यूड of the acceleration of the sphere immediately after the string breaks. Magnitude of 9.8। हाँ, क्यों? क्योंकि हर बॉडी का ही 9.8 होता है अर्थ पे। वैसे एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल जो वैल्यू होती है। ओके, तो बेटा जब स्ट्रिंग ब्रेक होगा तो हमारे पास जो स्फेयर है वो एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल से नीचे आएगा, विच इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दो सिग्निफिकेंट फिगर में 9.8 हो जाएगा। State and explain the variation, if any, in the magnitude of the acceleration of the sphere when it moving downward before it reaches terminal velocity. तो बेटा क्या होगा हमारे पास, अभी मैं ओ लेवल में यही बात बता रहा था, जैसे जैसे बॉडी की स्पीड बढ़ती है, बॉडी के अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता है, ठीक है। तो शुरुआत में सिर्फ वेट की वजह से बॉडी नीचे जा रही है, लेकिन टाइम के साथ साथ एयर रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। जब वेट उतना ही रहेगा, एयर रेजिस्टेंस जब बढ़ती चले जाएगी, जब वेट उतना ही रहेगा और रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, तो बेटा हमारी रिजल्टेंट फोर्स कम होगी, एंड जब रिजल्टेंट फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन भी कम होगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, एज स्पीड इंक्रीजेस, क्योंकि हमारा स्पेयर एक्सेलरेट कर रहा है, कॉमा एयर रेजिस्टेंस also increases, so resultant force decreases, hence acceleration decreases, ठीक है। सर रिजल्टेंट और फोर्स डिक्रीज कैसे हो जाएगी? रिजल्टेंट फोर्स इसलिए डिक्रीज हो रही है बेटा, तुम्हारा वेट है लेट से 100 न्यूटन, सही है, एंड एयर रेजिस्टेंस पहले 20 न्यूटन थी, तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी थी, 80 न्यूटन। थोड़ी देर के बाद एयर रेजिस्टेंस बढ़कर 40 न्यूटन हो गई, तो अब रिजल्टेंट फोर्स कितनी हो गई, 60 न्यूटन। थोड़ी देर के बाद 60 न्यूटन हो गई, बढ़ गए, तो अब रिजल्टेंट फोर्स कितनी हो गई, 100 माइनस 60, 40 न्यूटन, राइट। ओके सर। तो दैट इज हाउ हमारे पास इसका जवाब हम 3 मार्क के अगेंस्ट लिखेंगे। तो स्पीड इंक्रीज होगी तो एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी 1 मार्क, रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होगी 2nd मार्क, तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगी, ठीक है। नाउ स्फीयर ऑफ मास 4 kg,
Calculate the total resistive force acting on the sphere at the instant on the acceleration is 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे बेटा रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास क्या होती है, सिग्मा एफ इक्वल्स टू एम एम, मास 4 kg, एक्सेलरेशन 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आंसर आएगा? 7.6. 7.6. 7.6। बेटा ये रिजल्टेंट फोर्स निकाली है, और रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास किसके बराबर होगी? रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस होगी। तो वेट हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? mg। ठीक है, और रिजल्टेंट फोर्स ऐसी ही रही, हमें निकालनी है एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, और कुछ ऐसा मामला हो जाएगा। तो बेटा एयर रेजिस्टेंस किसके बराबर हो गया? मास 4 kg है, ग्रेविटी 9.81 है, माइनस रिजल्टेंट फोर्स 7.6 आई। क्या आ रहा है फाइनल आंसर? 31.64. जो कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर में 32 न्यूटन हो गया। सही है। सर जी बेटा, जो हमने डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन किया था एरिया एंड द ग्राफ वाला, अगर उसमें हम डायरेक्ट माइनस साइन लेते पूरे ट्रेपेजियम में तभी भी आंसर सही आता ना? माइनस साइन लेते हैं मतलब जैसे -15 तक वो जाना था, तो अगर डायरेक्ट -15 ले लेते तो आंसर सही आता। माइनस करने की बजाय अगर उसी वक्त माइनस ले लेते तो। पूरे मतलब सिंगल स्टेप में करने की बात कर रहे हो आप? सर सिंगल स्टेप में। सिंगल स्टेप में तो सर इसको पूरा ट्रेपेजियम कंसिडर करें और फिर नीचे वाले हाइट को -5 लें, ऊपर वाले को 20 लें। लेट मी सी। नहीं, हाइट में हमारे पास 20। हाँ सही है। अगर आप टोटल हाइट 20 -10 ले रही हो, सही है रहमा? यानी 20 - 10 आप हाइट पूरी टोटल 10 ले रही हो, और बेस लेंथ आप ले रहे हो 12। तो इस पूरे ट्राइंगल में एक फॉर्मूला लगाओगे इस तरह, हाफ बेस लेंथ इंटू हाइट, हाफ ऐसे ही रहा, बेस लेंथ 12 रखी और हाइट कितनी रखी? 20 - 10, तो भी आंसर 60 ही आएगा। सही है। ठीक है रहमा? जी सर समझ। ना, तो बेटा ये हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एंड चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। नाउ द थर्ड क्वेश्चन वी हैव is this one, which is related to spring. I think vertical rod is fixed to the horizontal surface of the table. Spring of mass this is able to slide along the full length of the rod. Okay, a spring is first pushed against the surface of the table so that it has initial compression of 2.1 centimeter। मतलब स्प्रिंग को, जैसे वो स्प्रिंग को यूं पकड़ के यूं जो है ना क्या कहते हैं, कंप्रेस किया है, तो स्प्रिंग 2.1 सेंटीमीटर की कंप्रेशन शो कर रहा है। देन स्प्रिंग इज सडनली रिलीज्ड। तो जब यूं पकड़ के स्प्रिंग को यूं छोड़ेंगे तो स्प्रिंग क्या करेगा? ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो दैट द
it leaves the surface of the table with kinetic energy of 0.048 joule. बेटा kinetic energy हमारे पास किसके equivalent होगी? Strain energy के equivalent होगी. And then it moves up. ठीक है, assume that the spring obeys Hooke's law. And ऊपर भी जा रहा है तो some amount of energy will also be consumed in gravitational potential energy. That the initial, assume that the spring obeys Hooke's law and that the initial elastic potential energy of the compressed spring is equal to kinetic energy of the spring as it leaves the surface of the table. Air resistance is not negligible. ठीक है, by using initial elastic potential energy of the compressed spring, calculate spring constant. Okay, तो अगर मुझे spring constant निकालना है, so we know the initial elastic potential energy और spring constant का फॉर्मूला क्या है? हाफ की x स्क्वायर. तो E पता है, कंप्रेशन पता है, K मिल जाएगा. यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 0.048 और ऐसा यूनिट है तो कन्वर्ट करो 2.1 डिवाइड बाय 100 तो 2.1 एक्सपोनेंशियल माइनस 2 हो जाएगा. स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया. व्हाट इज द फाइनल आंसर? 218. 218, जो राउंड ऑफ होके दो सिग्निफिकेंट फिगर में 220 हो जाएगा. नाउ कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द स्प्रिंग एज इट लीव्स द सरफेस. तो उसने मुझे क्या बताया है? When the spring leaves the surface of the table, all the strain energy is converted into kinetic energy. तो हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे E इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2e अपॉन m. स्क्वायर हटाने के लिए इन दोनों तरफ रूट लग जाएगा एंड हेंस v हो जाएगा अंडर रूट 2. E क्या है? 0.048 एंड मास ऑफ द स्प्रिंग क्या है हमारे पास? 7.5 ग्राम, जिसे हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग इट विद 1000. जी बेटा. Three 3.57. ठीक है, ये सब. Now the spring rises to its maximum height up the rod from the surface of the table. This causes the gravitational potential energy to be increased by this. GP इतनी increase हुई है. Calculate for this movement of the spring increase in height. ठीक है, इंक्रीज इन हाइट हमें निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे बेटा? इंक्रीजिंग हाइट पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? mgh. बट क्योंकि ये इंक्रीज इन हाइट है तो हम इस तरह लिख सकते हैं इसको. सही है, ये ना भी लिखें तो भी चलेगा. तो इंक्रीज इन हाइट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ये. मास तुम्हें पता है स्प्रिंग का 7.5 इंटू 10⁻⁻³ ग्रेविटी की वैल्यू 9.81. h निकालना. जी बेटा. 0.53. Thank you. Now, calculate the average frictional force exerted by the rod on the spring as it rises. So, beta, initially, when the spring left the surface of the table, all the elastic potential energy converted into kinetic energy. Okay? But not all kinetic energy has converted into gravitational potential energy. ठीक है, तो एनर्जी लॉस कितनी हुई है? काइनेटिक एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी हम माइनस कर देंगे. काइनेटिक एनर्जी थी 0.048 इन द बिगिनिंग, लेकिन सारी काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुई. तो कितनी एनर्जी लॉस हो गई है हमारे पास? 0.009. है ना? यस सर. तो 0.009 जूल. ठीक है,
अब एनर्जी लॉस किसके बराबर हो जाएगी, एफ इंटू डी के, ठीक है। तो वो एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स मांग रहा है, जो एनर्जी लॉस अपॉन डी आ जाएगा। एनर्जी लॉस कितना है, 0.009, और बेटा डी कितना है, हमारा स्प्रिंग कितना, ये रहा, इंक्रीज इन हाइट। स्प्रिंग ने कितना डिस्टेंस कवर किया है ऊपर जाते हुए, 0.53, तो डिस्टेंस की जगह 0.53 आ गया। तो आंसर क्या आ रहा है, तो ये माइनस समझा था 0.048 माइनस 0.039। अभी क्या कहते हैं मुदस्सिर, हुआ ये है, जब स्प्रिंग ने टेबल को लीव किया था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0.048 थी, और हाइट पे पहुंच रहा है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0.039 है। यानी सारी काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में कन्वर्ट नहीं हुई है, जितनी कन्वर्ट नहीं हुई है उतनी ज़ाया हुई है। तो मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लिया कितनी एनर्जी ज़ाया हो रही है, सही है। तो पहले एनर्जी लॉस को वर्क से ओके रिप्लेस सर। करके एफ इंटू डी के बराबर कर दिया। बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है, 0.017। 0.017, दो सिग्निफिकेंट फिगर में 0.020, ठीक है। नाउ अब आपसे बोल रहे हैं द रॉड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर रॉड दैट एक्सर्ट सर 0.016 आ रहा है। 0.016, 0.01698। वही 0.017 जो रहमा ने बताया है। आप इस पे भी लीव कर सकते हो, 0.020 पे भी लेके जा सकते हो जो मैंने लिखा है, सही है, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ओके, द रॉड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर रॉड दैट एक्सर्ट नेग्लिजिबल फ्रिक्शनल फोर्स on moving spring. Initially, compression x of the spring now varied in order to vary maximum increase in height. The spring after leaving the surface of the table, ठीक है। कंप्रेशन चेंज कर रहे हैं ताकि देख सकें मैक्सिमम हाइट कितनी एक्वायर कर रहा है स्प्रिंग आफ्टर लीविंग द टेबल। अज्यूम दैट द स्प्रिंग obeys Hooke's law for all compressions. On figure 3.2, sketch a graph to show the variation of x of delta H. Numerical values are not required. Okay. So हमारे पास सिनेरियो क्या बिल्टअप हुआ है, हमें कंप्रेशन वर्सेस हाइट एक्वायर्ड की इक्वेशन बनानी है। जितनी कंप्रेशन होगी उतना हाइट एक्वायर होगा, बट दे डोंट हैव व्हाट डू वी से, दे डोंट हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप, सही है। क्योंकि अगर मैं देखूं यहाँ पर ई हाफ की एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे जो ई है वो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच हाफ की एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन बन रही है। तो देखो इसमें और इसमें हमारे पास कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं हो रहा है, सही है। बट हाँ वी कैन से दैट कि जब हमारे पास कंप्रेशन बढ़ेगी तो यस अजबर लिख सकते हैं ऐसे, जब कंप्रेशन बढ़ेगी तो हाइट एक्वायर्ड बाय द स्प्रिंग भी बढ़ेगा, सही है। बट सिंस इसके दरमियान कोई स्ट्रेट डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है तो हम स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन नहीं बनाएंगे, इट विल लुक लाइक अ कर्व, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, जब कंप्रेशन बढ़ेगी तो हाइट एटलीस्ट स्क्वायर के फैक्टर से बढ़ेगी, यानी हमारा ग्राफ कर्व्ड होगा कुछ इस तरह, अपवर्ड कर्व, सही है, समवॉट लाइक दिस, ओरिजिन से शुरू होगा और अपवर्ड कर्व होगा, राइट। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी तक पर क्वेश्चन 10 मिनट जा रहा है, सवाल भी बड़े बड़े थे, ऑलमोस्ट हाफ पेपर हो गया हमारा। एंड वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलो, a ball y moves along a horizontal frictionless surface collides with ball z as illustrated in the view from above in figure 4.1 and 4.2। तो बेटा इनिशियली देखो हमारे पास क्या कहा जा रहा है, बिफोर कोलिजन बॉल y का मास ये है एंड मूव कर रही है लाइन पी क्यू पे, ये रही पी क्यू लाइन।
जबकि जी का मास m है और इनिशियली रेस्ट पे है। तो जरा देख के बताओ, इनिशियली बिफोर कोलिजन मोमेंटम सिर्फ y का है, क्योंकि y मूव कर रही है और जी तो रुका हुआ है, तो जी का मोमेंटम 0 है, पहली चीज। दूसरी चीज, इनिशियली अलोंग एक्स एक्सिस ही मोमेंटम है, वाई एक्सिस पे कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास इनिशियली कोई मोमेंटम नहीं है। सही है। आफ्टर द बॉल कोलाइड, ball y has a final velocity of 3.7 meter per second and ball z has at an angle of 27 degrees, and ball z has a velocity of 5.5 at an angle of 44 degree from pq. ओके, तो एक काम करते हैं, इसको इसकी कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। बिफोर दैट इसका मोमेंटम क्या होगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, बॉल वाई का मोमेंटम बताएं क्या हो रहा है। 0.92 0.925. 0.925। तो बेटा इसको इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करें। एक कंपोनेंट हमारे पास ये हो गया, विच इज, और एक कंपोनेंट हमारे पास ये हो गया। सही है। तो जहां से एंगल बनता है वो कॉस का फंक्शन होता है, 0.925 कॉस 27, जो कि क्या हो जाएगा बेटा, 0.824। yes sir 0.819. 819, 0.925 मल्टीप्लाई बाय 0.824 है sir 0.824 है। सही है। एंड ये हो जाएगा क्या, 0.925 कॉस साइन 27, 0.419। तो 0.419। जी, ठीक है। सिमिलरली नीचे वाले की भी वर्किंग करते हैं। बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये कंपोनेंट्स हैं मोमेंटम के। तो अलोंग जहाँ से एंगल बनता है, तो 5.5 कॉस 44 हो जाएगा, 3.9563। एंड ये हो जाएगा 5.5 साइन 44। 3.82 तो 3.82। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा बेटा, हमारे पास आफ्टर कोलिजन मोमेंटम दोनों देखो एक्स एक्सिस में सेम डायरेक्शन में है। तो हम इसके मोमेंटम के y का मैथ क्या था 0.25, और y की स्पीड नहीं बताई थी हमें, तो बेटा इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा 0.25 टाइम्स u। सही है, इनिशियल मोमेंटम, और इसका मोमेंटम तो 0 था, तो दिस प्लस दिस बराबर होगा दिस प्लस दिस। ये हो गया हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है। एंड दिस माइनस दिस, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, बराबर किसके होगा 0 के, क्योंकि अलोंग y एक्सिस बिफोर कोलिजन मोमेंटम 0 था। सही है। तो ये हमारा प्लान है आगे का। कैलकुलेट द कंपोनेंट of the final momentum of ball y in the direction perpendicular to line PQ. फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल y in the line PQ के परपेंडिकुलर, यानी ये मांग रहे हैं, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम क्या बोलेंगे 0.92, या पूरी वर्किंग शो कर दो, mv1 साइन 27, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.925 साइन 27 विच इज 0.419, दो सिग्निफिकेंट फिगर में 0.42। सही है। By considering the component of final momentum of each ball in the direction perpendicular to line PQ, calculate mz। mz, mz क्या है, mz हमारे पास The mass in मास। Z. अच्छा, एक मिनट रुके हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मसला है, ये तो सिर्फ वेलोसिटी है, हमने तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं, तो यहाँ पे बेटा mz भी आएगा। कि मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है ना। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं,
मोमेंटम ऑफ mg निकालें, तो ज़्यादा आसान क्या है बेटा, मैं y एक्सिस का कोलिजन लेके चलूं, क्यों x एक्सिस पे क्यों नहीं लेके चल सकता बेटा, ये देखो दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस आएगा ना, दो दो अननोन होगा, एक अननोन u है और एक अननोन mg है, तो आप इसको आगे लेके नहीं बढ़ सकते। अब देखो क्या कर रहे हैं हम, दिस माइनस दिस इक्वल्स टू y एक्सिस में बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या था, 0, तो देखो सिर्फ एक अननोन है, ठीक है। तो हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम अलोंग y एक्सिस लगाएंगे, ठीक है, अलोंग y एक्सिस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो 0 इक्वल्स टू 0.42 माइनस 5 पॉइंट सॉरी 3.82 mg, तो 3.82 mg इधर जाके प्लस हो गया, एंड mg क्या हो गया बेटा, 0.42 डिवाइड बाय 3.82, क्या आ रहा है, 0.1099. 0.109, यानी 0.11 दो सिग्निफिकेंट फिगर में हो गया, ठीक है। Now, during the collision, the average force exerted on y by z is Fy, and the average force exerted on z by y is Fz. Compare the magnitude and direction of Fy and Fz. बेटा बॉडी y बॉडी z से टकरा रही है, तो टकराने के दौरान क्या होगा, दोनों की फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो एक दूसरे पे अप्लाई कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस सेम होगा, बट डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस क्या होगी, ऑपोजिट होगी, Opposite. तो मैग्नीट्यूड इक्वल डायरेक्शन ऑपोजिट, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है। Now, two blocks A and B move directly towards each other along a horizontal frictionless surface as shown in the view. Okay, ठीक है, the block collide perfect elastically, ठीक है, before the collision block A की स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है, ब्लॉक B की स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड है, आफ्टर द collision block B moves back on its original path with speed this, मतलब आफ्टर collision स्पीड आपको ब्लॉक B की गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, calculate the speed of block A of after the collision। बेटा इनका मैथ्स हमें नहीं बताया, ओके, तो फिर एक काम करते हैं, इलास्टिकली बोला है ना, तो हम लगाते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर होगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सही है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर होगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये सिर्फ तब लगाते हैं जब इलास्टिक कोलिजन की बात होती है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमारे पास क्या होगी बेटा, u1 माइनस u2, और ये हो जाएगा हमारे पास v2 माइनस v1, तो बेटा ये u1 है और ये u2 है, ठीक है, और ये है v2 और v1 हमें नहीं मालूम, ठीक है, तो u1 हमारे पास 4 है, माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से u2 को -6 लेंगे, ठीक है, v2 2 है, एंड अब देखो मैं टूवर्ड्स राइट वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है, तो टूवर्ड्स लेफ्ट वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे,
एंड ये नहीं मालूम हमें V1 क्या आ रहा है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 + 6, और ये इधर जाके माइनस हो गया। क्या आ जाएगा बेटा, 10 - 2 माइनस V1, तो V1 क्या हो गया, -8। दो सिग्निफिकेंट फिगर में 8.0 माइनस के साथ। सही है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ब्लॉक आफ्टर कोलिजन। तो हमारे पास जो ब्लॉक है वो टूवर्ड्स लेफ्ट, ब्लॉक ए, -8 मीटर/सेकेंड की वेलोसिटी से जाएगा। ठीक है, वी आर डन विथ क्वेश्चन 4। नाउ पोलराइजेशन का सवाल है शायद। अ बीम of vertically polarized light incident normally on a polarizing filter as shown. Transmission axis of the filter is initially vertical. Sir, जी बेटा, the answer for the last question is +8 in the marking scheme. +8। Yes. relative velocity of approach u2 u1 - u2 बराबर होता है v2 - v1। फॉर्मूला तो हमने सही लगाया है, v1 के साथ हम माइनस लगा रहे हैं। सर शायद इसलिए क्योंकि इसकी स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होती। नहीं, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन की तो बात होगी। हाँ, और अगर वो स्पीड बोल रहे हैं तो यू आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। सही है, इन दैट केस आप 8 लिख सकते हो बस। तो स्पीड is the magnitude of velocity, you can say that. Now the filter is then rotated through an angle of 360 degrees with the plane of the filter remains perpendicular to the beam. ठीक है, तो बेटा ये फिल्टर पूरा 360 डिग्री घुमा दिया, मतलब एक पूरा रोटेशन में घुमा दिया ऐसे। ऑन फिगर 5.2 sketch a graph to show the variation of intensity of light transmitted in the transmitted beam with the angle through which the transmission axis rotated. Okay. तो बेटा हमारे पास लाइट इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, देखें, ये जब हमारे पास एक्सिस वर्टिकल है तब होगी। अब वर्टिकल कब होगा, जब 0 डिग्री है, जब 180 डिग्री है, और जब 360 डिग्री है। ठीक है, इट्स लाइक दैट। ये देखो, ये मेरा एक्सिस है, ठीक है, पोलराइजर का। ठीक है, मैंने इसको इस तरह मूव किया। अभी देखो ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ है, ये 180 डिग्री मूव किया, तो देखो अभी भी वर्टिकल है। ठीक है, और मैंने इसे और मजीद 180 डिग्री मूव किया तो ये 360 हो गया, अभी भी वर्टिकल है। तो 0 डिग्रीज पे, 180 डिग्री पे और 360 डिग्री पे हमारी पास इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। सही है, यानी we'll be having maximum value at 0 degree, 180 degree and 360 डिग्री। ठीक है, नाउ बेटा जब एंगल हमारे पास 90 डिग्री होंगे और 270 डिग्री होंगे, रिमेंबर दैट हमारे पास मैलस लॉ लगता है, और मैलस लॉ में आता है कॉस। तो कॉस 90 या कॉस 270 दोनों की वैल्यूज क्या होती हैं, 0। बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री पे भी 0 आएगा एंड 270 डिग्रीज पे भी क्या होगा, 0 आएगा। इन शॉर्ट आवर ग्राफ विल बी लाइक दिस।
साइन एंड साइन वेव जैसी बनेगी। ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ आपका बनेगा। राइट, तो मैक्सिमम वैल्यूज पे हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज आ रही हैं 0, 180, 360 पे, एंड मिनिमम वैल्यूज आ रही हैं 90 एंड 270 डिग्रीज पे। तो मैंने रीजन आपको बता दिया, मैलस लॉ लगेगा, कॉस का फंक्शन होता है। सही है। नाउ आगे की बात करते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इन द इंसिडेंट बीम इज 7.6 watt per meter square. When the transmission axis of the filter is an angle theta to the vertical, light intensity of the transmitted beam is this. ओके तो बेटा ये हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी है और ये इंटेंसिटी आफ्टर द रोटेशन है। बोल रहा है थीटा निकालो। माइनस लॉ क्या कहता है हमारे पास? माइनस लॉ बोलता है आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? आई अपॉन आई नॉट। ठीक है, एंड स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ रूट लगा देंगे। कॉस थीटा हो जाएगा, आई की वैल्यू हमारे पास क्या है 4.2 और आई नॉट क्या है 7.6 रूट के साथ। क्या रूट का वाला आंसर बताएं? अंडर रूट 4.2 डिवाइड बाई 7.6। तो 0.743 42.01 42.0123 नहीं नहीं, अंडर रूट 0.743. मेरे सही आ रहा है, मतलब 0.743। तो बेटा 42.01 आ रहा है फाइनल। तुम फाइनल आंसर बता देते। 42 डिग्रीज पे मूव हुआ है। सही है। अब आपसे कह रहे हैं स्टेट व्हाट इज मेंट बाय डिफ्रैक्शन ऑफ वेव। तो डिफ्रैक्शन ऑफ वेव की बात आपसे पूछी जा रही है। डिफ्रैक्शन क्या होती है बेटा? द स्प्रेडिंग ऑफ वेव as wave passes through narrow or wide gap or sharp obstacles. ठीक है। Now beam of light of wavelength 4.3 x minus 7 meter incident normally on diffraction grating in air as shown. ठीक है। The third order maximum of light is at an angle of 68 degrees to the direction of the incident beam. बोला line spacing of the diffraction grating निकाले। सही है। देखते हैं लाइन स्पेसिंग क्या आ रही है हमारे पास। डी निकालना है हमें। तो फॉर्मूला क्या है? एन लैम्डा इक्वल्स टू डी साइन थीटा। इसने बोला है थर्ड ऑर्डर, एंगल गिवन है, ठीक है, और वेवलेंथ गिवन है। तो डी निकालना है। डी क्या हो जाएगा? एन लैम्डा ओवर साइन थीटा। तो एन है 3, लैम्डा है हमारे पास 4.3 एक्स पर माइनस 7 डिवाइड बाय साइन 68। क्या आंसर आ रहा है? 1.39 into सुना ही नहीं दिया, दोनों आवाजें मिक्स हो गई। So 1.391 multiplied by 10 to the power of minus. 1.4 exponent minus 6. Now, the different angle
Determine the different wavelength of visible light that produces diffraction maximum at an angle of 68 degrees. ओके, डिफरेंट वेवलेंथ आपने निकालनी है। तो डिफरेंट वेवलेंथ हम कैसे निकालेंगे बेटा? डी तो कांस्टेंट है, एंगल भी कांस्टेंट कह दिया उसने, ठीक है। तो हमारे पास सिनेरियो क्या आ गया? अगर मुझे डिफरेंट वेवलेंथ निकालनी है तो मुझे क्या करना होगा? एन को चेंज करना होगा, ठीक है। तो एन को कम करके देखते हैं तो वेवलेंथ ज़्यादा आएगा, सही है। तो एन अभी 3 था तो एन को 2 लेके चलते हैं। लैम्डा क्या हो जाएगा? डी साइन थीटा अपॉन एन, यानी डी को 1.4 एक्सपोनेंट माइनस 6 रखा, साइन को 68 रखा, एंड सेकेंड ऑर्डर कंसीडर किया। (6.5 into 10 raised to the power minus 7). ठीक है, तो ये हमारा एक और सवाल हो गया। Sir, why did you choose NS2? मैंने 2 चूज की, क्यों किया आप ये पूछ रहे हो? ओके बेटा, अगर मैं 4 चूज करता तो विजिबल स्पेक्ट्रम ना रह पाता। क्यों बेटा? विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के दरमियान होती है। तो ऑलरेडी थर्ड ऑर्डर पे हमारे पास 4.7 एक्सपोनेंट माइनस 7 आ रहा था, यानी 470 नैनोमीटर आ रहा था, ठीक है। नाउ अगर मैं नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ाता तो वेवलेंथ कम होता, यानी वेवलेंथ 400 से नीचे चले जाता, तो वो हमारा विजिबल रीजन नहीं रह पाता, सही है। क्लियर? या Yes. रिपीट करूँ? ओके। मेटल वायर हैज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, बेटा ये आर ओवर एल दिया हुआ है। द वायर हैज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस। इस तरह के सवाल इलेक्ट्रिसिटी में हमने किए थे, रेजिस्टिविटी निकालने का बोल रहा है। तो रो क्या होता है? आर ए ओवर एल, ठीक है। तो आर ओवर एल गिवन है 0.92 और एरिया हमें पता है ये। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्या आंसर आ रहा है? 4.87 into 10 raised to the power minus 7. ठीक है। Battery of EMF and negligible internal resistance is connected in series with a fixed resistor and LDR, ठीक है। तो बेटे टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी फॉर द टाइम बिंग? 1400, 1600, 3000 हो जाएगी, ठीक है। एंड द फिक्स रेजिस्टर की रेजिस्टेंस गिवन है, एलडीआर की रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है। एलडीआर बेटा, अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? वोल्ट मीटर इन दोनों का कंबाइंड 6.4 दे रहा है। चलो देखते हैं। शो दैट द करंट इन द एलडीआर इज 4.3 एक्सपोनेंट माइनस 7 एम्पियर। तो करंट हमारे पास इतना है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो बेटा देखो, ये पूरा पैरेलल है इस पूरे के। तो वोल्ट मीटर भी क्या बता रहा है? वोल्ट मीटर भी हमें बता रहा है 6.4 वोल्ट, यानी इन दोनों का कंबाइंड वोल्टेज भी 6.4 है और इसके ऊपर भी 6.4 वोल्ट अपेयर हो रहा है, क्योंकि ये पूरा और ये पूरा तीनों पैरेलल है। तो ये पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो हमें रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, एलडीआर का करंट मिल जाएगा। जी बेटा, ये 4 है, into 10 0.0. raised. मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में यही होगा, ठीक है। नाउ अब आपसे बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स passing through the LDR in a time of 3.2 minutes. ओके, पहले तो हमें इसके लिए चार्ज निकालना पड़ेगा। तो Q इक्वल टू आई टी, करंट है 4 एक्सपोनेंट माइनस 3 और टाइम है 3.2 मिनट। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ रहा है टोटल चार्ज?
0.768. 0.768. ठीक है, अब जरा देखें बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज कंट्रीब्यूट करता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे कि हमारे पास इतना चार्ज कंट्रीब्यूट हो रहा हो? विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक्स क्या हो जाएगा, 0.768 डिवाइड बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। जी बेटा, सर 4.8 times 10 मल्टीप्लाई बाय 18. 10 की पावर 18। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए होंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट ईएमएफ। ईएमएफ निकालना है बेटा हमें, और ईएमएफ निकालने का तरीका क्या है हमारे पास? V प्लस आई आर। बेटा हमें करंट मिल गया, राइट? पूरे सर्किट का करंट मिल गया हमें, जो कि क्या है, 4 एक्सपोनेंट माइनस 3। तो 4 एक्सपोनेंट माइनस 3 एम्पेयर इधर भी ट्रेवल कर रहा है, एंड 4 एक्सपोनेंट माइनस 3 इधर भी ट्रेवल कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, वोल्टेज ऑफ 1400 ओम निकाल लेंगे। सर करंट सेम रहता है पैरेलल में। सीरीज में है, सर्किट सीरीज है, ऊपर बताया हुआ है, कहा हुआ है कनेक्टेड इन सीरीज विद अ फिक्स्ड रेजिस्टर एंड एलडीआर। वो वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा हुआ है, वोल्ट मीटर में करंट थोड़ी जाता है, तो करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। 4 एक्सपोनेंट माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1400, क्या आएगा आंसर? या एक काम करो, 5.6. एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, रुकें रुकें और आसान कर लेते हैं बेटा। यू नीड टोटल वोल्टेज, यू नीड टू हैव टोटल करंट एंड टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, टोटल करंट कितना है हमारे पास, 4 एक्सपोनेंट माइनस 3, एंड टोटल रेजिस्टेंस क्या है, दोनों के रेजिस्टेंसेस को ऐड कर दो, 1400 प्लस 300। ये सबसे आसान तरीका है। अब बताएं, वन स्टेप में आंसर आ जाए। 12. 12। ठीक है, ईएमएफ इज द टोटल वोल्टेज, टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दिया। पावर डिसिपेटेड इन एलडीआर, बेटा करंट वोल्टेज दोनों के पता है हमें। वे एक काम करते हैं, आई स्क्वायर आर लगा देते हैं, क्योंकि फिक्स्ड रेजिस्टर का वोल्टेज हमने नहीं निकाला। तो करंट दोनों का सेम है, 4 एक्सपोनेंट माइनस 3, या करंट अगर दोनों का सेम ही है तो कैंसिल आउट कर दो। एलडीआर की रेजिस्टेंस है 1600, और फिक्स्ड रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है 1400। क्या आएगा आंसर? 1.14. ठीक है, दो सिग्निफिकेंट फिगर में 1.1 हो गया। सर 1.14। या एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज कॉजिंग द डिक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर, यानी अंधेरा हो गया है। द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट डज नॉट चेंज, स्टिल वेदर देयर इज अ डिक्रीज, इंक्रीज और नो चेंज टू द इंटेंसिटी। बेटा क्या बोल रहे हैं, हमारे पास कॉजिंग डिक्रीज इन रेजिस्टेंस, यानी लाइट बढ़ गई है एलडीआर पे, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इल्यूमिनेटिंग ऑन एलडीआर इंक्रीजेस, क्योंकि जब एलडीआर पे लाइट बढ़ती है तो उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। नाउ बेटा, जब एलडीआर की रेजिस्टेंस कम होगी, सर जब एलडीआर पे लाइट ज्यादा पड़ेगी तब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी ना। नहीं, एलडीआर लाइट में पड़ने पे कंडक्टर बनता है। तो बेटा जब एलडीआर की ऊपर लाइट ज्यादा पड़ेगी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी तो क्या होगा बेटा, ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि सीरीज सर्किट है, तो ओवरऑल और सर्किट का करंट बढ़ करंट क्या जाएगा। होगा, बढ़ जाएगा।
एंड जब एलडीआर पे रेजिस्टेंस कम हो रही है तो क्या होगा बेटा, वोल्टेज एलडीआर भी कम हो जाएगा। के बिल्कुल पैरेलल वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि V इक्वल्स टू आई आर हमारे पास एलडीआर के अक्रॉस कम वोल्टेज अपेयर होगा। ठीक है, तो ये 12 मार्कर क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया। नाउ वी हैव लास्ट क्वेश्चन एंड हमारा टारगेट 1 घंटा 5 मिनट 1 घंटा 6 मिनट का रखते हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स, द फॉलोइंग लिस्ट कंटेन्स, underline all the particles that are not fundamental, that are not fundamental, not fundamental, anti-neutrino fundamental है, लेप्टॉन्स में आता है। बैरियन फंडामेंटल नहीं है, 3 क्वार्क से मिलकर बनता है। न्यूक्लियॉन फंडामेंटल नहीं है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाते हैं। पॉजिट्रॉन फंडामेंटल है। ठीक है, नाउ थोरियम। कैसे पहचानना फंडामेंटल? बेटा फंडामेंटल पार्टिकल हमारे पास सिर्फ 4 है, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, और इसके अलावा फ्लेवर्स ऑफ कॉर्क, अप कॉर्क, डाउन कॉर्क, टॉप कॉर्क, बॉटम कॉर्क, स्ट्रेंज कॉर्क, चार्म कॉर्क, और इनके एंटी कॉर्क। बैरियन क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि फंडामेंटल नहीं है। और न्यूक्लियॉन भी क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि फंडामेंटल नहीं है। ठीक है, nucleus of thorium decays in stages by emitting alpha particle and beta particle to form nucleus of lead. Remind the total number of alpha particle and total number of beta particle that are emitted during the sequence of the decays to form the nucleus of lead from the nucleus of thorium. अच्छा, तो बेटा देखो, सबसे पहले हमारे पास प्रोटॉन, न्यूक्लियॉन नंबर कितना कम हो रहा है 24, राइट। Yes. तो Yes, अल्फा sir. पार्टिकल, जब एक अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो न्यूक्लियॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 4, इसका मतलब 6 अल्फा निकले हैं। ठीक है, क्योंकि टोटल 24 हमारे पास न्यूक्लियॉन नंबर कम हो गया। एक अल्फा निकला तो 4 न्यूक्लियॉन नंबर कम हुआ, तो 6 अल्फा निकले तो 24 न्यूक्लियॉन नंबर कम हुआ। सही है, तो अब देखें क्या हो रहा है यहाँ पर। जब थोरियम 90 to 30 में से हमारे पास 6 अल्फा निकले, तो जो नया एलिमेंट होगा वो क्या होगा बेटा, 24 न्यूक्लियॉन नंबर डिक्रीज हो गया, 230 से 206 हो गया। और अल्फा डीके में प्रोटॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 2, यानी 6 अल्फा निकले हैं, तो टोटल प्रोटॉन नंबर कितना डिक्रीज हुआ होगा हमारा, 12, 12, यानी ये हो जाएगा 78. 78। सही है, तो 6 अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। अब बात करते हैं बीटा की। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट x हमारा 78206 है, वो अब बीटा एमिट करेगा। अब ये कौन से बीटा की बात कर रहे हैं बेटा, बीटा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो बीटा इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस बाय 1, तो प्लम्बम बन रहा है जिसका न्यूक्लियॉन नंबर तो 200 एन, न्यूक्लियॉन नंबर रिमेन सेम। सही है, तो कितना बड़ा है ये, 78 से 82 हो गया, यानी कितने बीटा निकले, 4। प्रोटॉन नंबर इंक्रीज बाय 2 हो रहा है। तो ये 6 सॉरी, बाय समझा 1 दें। हो गया जी। सही है, नंबर 6 सही है, अल्फा। देखो वो बोल रहा है सीरीज ऑफ अल्फा और बीटा निकले हैं, तो 230 से 206 हो गए। बीटा डीके न्यूक्लियॉन नंबर डिक्रीज नहीं कर पाता, तो 230 से 206 यानी 24 न्यूक्लियॉन नंबर जो डिक्रीज हुए हैं वो अल्फा ने करवाए हैं। तो एक अल्फा जो निकलता है तो वो 4 न्यूक्लियॉन नंबर डिक्रीज करवाता है। ठीक है, तो 24 न्यूक्लियॉन नंबर कैसे डिक्रीज हुए होंगे, 6 अल्फा तो निकले। लेकिन 4 करवाते तो 6 कैसे निकला है? चाचा, एक अल्फा निकला, 4 न्यूक्लियॉन नंबर डिक्रीज हुए। दूसरा अल्फा निकला, 8 न्यूक्लियॉन नंबर डिक्रीज हुए। तीसरा अल्फा निकला, 12 न्यूक्लियॉन नंबर डिक्रीज हुए। इसी तरह 6 अल्फा निकले तो टोटल 24 न्यूक्लियॉन नंबर डिक्रीज हुए। सही है, ओके सर। एंड जो रिमेनिंग हमारे पास था 78 से 82 में, तो प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस बाय 4,
एक बीटा प्रोटॉन नंबर इंक्रीज बाय 1 करवाता है, तो प्रोटॉन नंबर इंक्रीज बाय 4 4 बीटा ने करवाया होगा। गुड क्वेश्चन। नाउ मीजॉन, मीजॉन क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ क्वार्क्स ऑफ टू क्वार्क्स का ग्रुप होता है, having a charge -1 e, where e is the elementary charge. Quark composition of the meson include a charm quark. ठीक है। Charm antiquark state and explain possible flavor of the other quark in the meson. Okay, so बेटा charm antiquark हमारे पास क्या होता है? charm antiquark का हमारे पास जो चार्ज होता है, चार्म क्वार्क का चार्ज होता है 2/3 e, लेकिन अगर एंटी क्वार्क है तो माइनस चार्ज उल्टा हो जाएगा। सही है। तो बेटा इसने क्या बोला है, हमारा जो मीजॉन है उसका चार्ज -1 e है, जिनमें से एक चार्म एंटी क्वार्क है और दूसरे के बारे में हमें नहीं मालूम। सही है। तो क्या होगा बेटा, देख लेते हैं। क्यू किसके बराबर हो जाएगा? -1 e + 2/3 e, एंड क्यू हो जाएगा -3e + 2e/3, यानी -e/3। सही है। तो -e/3 लिख दें या -1/3e लिख दें। ठीक है। अच्छा, मीजॉन्स इज द ग्रुप ऑफ टू क्वार्क, जिनमें से एक एंटी क्वार्क होता है और एक क्वार्क होता है। तो -1/3 कुड बी डाउन क्वार्क, कुड बी बॉटम क्वार्क, कुड बी स्ट्रेंज क्वार्क। सही है। तो -1/3 कुड बी, मैं चार्म के साथ स्ट्रेंज लिख रहा हूँ, आप डाउन क्वार्क या फिर बॉटम क्वार्क भी लिख सकते हो। एंड दिस इज वेयर आर लास्ट क्वेश्चन आल्सो डन। सो बेटर ही है, मतलब पिछला पेपर 1 घंटा 10 मिनट में किया था, ये 1 घंटा 8 मिनट में किया है। स्टिल यू हैव 7 minutes in your pocket. So yeah, we are done with October-November 2023 P22. I'll look into कि अगर October-November 2023 P23 identical है तो of course we'll not do it, then we'll move towards May-June 2023। तो ये 2023 कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको February-March का भी पेपर करवाता हूँ 2024 का। राइट? इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।